हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड नाइट टू ऑल, जो भी आप लोग वीडियो जिस टाइम पे भी देख रहे हैं। चलो, लास्ट टर्न पे अपना लेक्चर नंबर 4 ख़त्म हुआ था, जहाँ पे अपन ने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखी थी। आज अपन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, अब पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग का चलने वाला है। ठीक है, बेसिकली सॉलिड्स को दो बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, फिजिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अपन ने देखा कि कैसे गैसियस सॉल्यूशन बनता है, कैसे लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, कैसे सॉलिड सॉल्यूशन बनता है उस बेसिस पे। और दूसरी चीज़ होती है कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में आप लोगों का आ जाता है सॉल्युबिलिटी वाला सेक्शन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए क्या, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखो, पहले समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। कि मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर के अंदर सपोज मैं बोलता हूं कि 2 स्पून ऑफ शुगर, 2 स्पून जो है वो शुगर की सपोज, और दूसरे ग्लास ऑफ वाटर में 3 स्पून जो है वो सॉल्ट की डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, 3 स्पून ऑफ सॉल्ट और इसमें 2 स्पून ऑफ शुगर मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती है। मैंने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें 2 स्पून शुगर जैसे डिसॉल्व की, जैसे ही मैंने 3rd स्पून डाली वो डिसॉल्व नहीं हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में, सॉल्ट के रिस्पेक्ट में वो कैपेसिटी, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक जैसी क्वांटिटी हो सॉल्यूट की। अलग अलग सॉल्यूट की डिसॉल्व होने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो जब मैंने सॉल्ट लिया तो उसमें 3 स्पून आ रहे थे। ठीक है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी 2 लिक्विड के लिए जैसे क्वांटिटी सेम है लेकिन सॉल्यूट दोनों के लिए क्वांटिटी दोनों की हमेशा सेम हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी क्या है, 2 स्पून शुगर डिसॉल्व करने की 1 ग्लास ऑफ वाटर की। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस, क्या, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, सैचुरेशन आ गया, मैक्सिमम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसके लिए 2 स्पून ऑफ शुगर हो गया, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में 2 स्पून शुगर ऑफ वाटर हो गया, एक ही, इसी ग्लास ऑफ वाटर में अगर मैं सॉल्ट डिसॉल्व करता तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 3 स्पून। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर जो रहता है जनरली फिक्स रहता है। ठीक है, अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एनसीईआरटी की बुक्स में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट। अगर मैंने 2 स्पून डाल दी, अब मैं 3 स्पून डाल के कितना भी डिसॉल्व करूं, वो 3 नेक्स्ट स्पून जो है, 3rd स्पून ऑफ शुगर जो है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है सॉल्वेंट के अंदर। तो इस तरह का सॉल्यूशन जो होता है वो सैचुरेटेड, मतलब और डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और वो मैक्सिमम अमाउंट जिसमें जो किसी एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 डेफिनेशंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्युबिलिटी, कि किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है सॉल्यूट की, वो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। और जो डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर जो रहता है वो फिक्स रहता है, वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। राइट डाउन दिस डेफिनेशन। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो है, आराम से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी डेफिनेशन। एग्जाम में आप लोग एग्जैक्टली सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ही लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड है, बुक से रेफर की गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो, सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है, 3 फैक्टर होते हैं सबसे ज़्यादा। सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है, उसमें 3 बेसिक फैक्टर आप लोगों के आ जाएंगे। क्या क्या होते हैं 3 बेसिक फैक्टर की अगर बात की जाए तो 3 बेसिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर आता है आप लोगों का, सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट।
बुक्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया स्टार्टिंग में, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। क्या मैंने बोला कि जो अपना शुगर है या फिर सॉल्ट है, वो क्या होता है, वाटर में तो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं नेफ्थलीन लूं, नेफ्थलीन जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। या और इजी एग्जांपल समझने की अगर बात की जाए, इट इज नॉट राइट एग्जांपल, लेकिन अगर मैं बात की जाए, ऑयल जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। क्यों? दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक होता है पोलर, जनरली पोलर सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और एक होता है नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो देखो क्या होता है, क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है कि वाटर के अंदर शुगर और सॉल्ट डिसॉल्व हो रहे हैं लेकिन नेफ्थलीन नहीं हो रहा? नेफ्थलीन नहीं हो रहा, लेकिन नेफ्थलीन जो है वो बेंजीन में डिसॉल्व हो रहा है। अब देखो एक बहुत बेसिक एग्जांपल कि ऑयल के अंदर ऑयल मिक्स करना इज इजी प्रोसेस। ऑयल के अंदर अपन इजीली क्या कर सकते हैं, ऑयल मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ऑयल के अंदर वाटर मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट। वैसे ही है कि शुगर और ये वाटर जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। कौन सा सॉल्वेंट होता है? पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर जनरली सेम टाइप का नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो पाएगा। सेम टाइप ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और पोलर के अंदर नॉन पोलर, जनरली नेफ्थलीन जो होता है वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर सॉल्यूट के अंदर, नॉन पोलर सॉल्यूट या नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिपेंड करेगा कि अगर दोनों का नेचर जनरली सेम है, मतलब पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर पोलर के अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है? और अगर नॉन पोलर की बात की जाए तो नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, सेम एज इट इज। तो लिख लो, सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट। आई होप ये वाली बात समझ में आ जाएगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट फैक्टर आप लोगों के आता है, नेक्स्ट फैक्टर, दिस इज नेचर ऑफ सॉल्यूट। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट की अगर बात की जाए, नेचर ऑफ सॉल्यूट के बाद नेक्स्ट फैक्टर आप लोगों को क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है? देखो दो तरह की रिएक्शन होती है। क्या? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट को अपन ने जनरली बी लिया था, सॉल्वेंट को अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि सॉल्वेंट को मैं ए लेने वाला हूँ। ठीक है? एक नया जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन सी ले लो, या बुक्स में कुछ भी नहीं लेते, ये रेफरेंस बुक्स में आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि ए प्लस बी। ठीक है? आप लोगों का सॉल्यूशन बन गया। अच्छा, दो तरह के प्रोसेस होंगे, एक तो होगा एक्सोथर्मिक, यानी कि ए प्लस बी आप लोगों के जो बनाएगा वो बनाएगा प्रोडक्ट प्लस हीट रिलीज करेगा, प्लस हीट। अगर वो हीट रिलीज कर रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर वो हीट रिलीज कर रहा है तो प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक रहता है। ठीक है? और A प्लस वही B प्लस A जो है प्रोडक्ट माइनस हीट का मतलब क्या हो गया, वो हीट क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब। इसका एग्जांपल बताते हैं अभी आप लोगों को, वो होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। क्या एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एक में हीट रिलीज होती है, एक में हीट अब्जॉर्ब होती है। देखो रियल लाइफ में एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो है एग्जैक्ट एग्जांपल हीट अब्जॉर्ब करने वाला, वाटर के अंदर शिकंजी सबको पसंद है, शिकंजी के लिए जब पानी डालते हैं,
हाँ शुगर डालते हैं तो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत माइनरली अब्जॉर्ब करता है, पर इसे इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बहुत माइनरली क्या करेगा, हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा। हीट को अब्जॉर्ब कर लेगा तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो अपना होगा एंडोथर्मिक, ठीक है। और अगर हीट को रिलीज कर देगा, अगर आप एक सर्फ ऑफ, ठीक है, आपने एक मुट्ठी भर सर्फ लिया और वाटर के अंदर जैसे आप उसको जाके एक बार के लिए वो हीट रिलीज करेगा, जैसे उसको डालोगे तो तुम्हें लगेगा कि हीट रिलीज हो रही, गरम गरम लगता है आप लोगों को, तो वो प्रोसेस जो होता है वो आप लोगों का होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक आप लोगों को ये वाली बातें क्लियर होगी कि एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। जिसमें हीट रिलीज एग्जिट होती है वो एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है एंडोथर्मिक। अच्छा एक छोटा सा रूल है ली चैटेलियर्स, अब इसमें ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्या हीट रिलीज हो रही है तो मतलब ये आप लोगों का ठंडा है और ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है, एग्जिट कर देगा तो गर्म हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो डेल्टा एच जो रहेगा वो क्या रहेगा, पहले वाली बात लिख लो, डेल्टा एच वाली बात फिर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं, फटाफट से लिख लो। आई होप आप लोगों ने नोट की होगी। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट अब्सॉर्ब हो जाती है। दो तरह के प्रोसेस होते हैं आप लोगों के, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। अगर देखो, अगर हीट रिलीज कर रहा है तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच जो रहता है वो लेस देन जीरो होता है और डेल्टा एच जो रहता है एंडोथर्मिक में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ग्रेटर देन जीरो, ये रिलेशन होता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या रिलेशन होता है, एक्सोथर्मिक में वो हीट रिलीज करता है तो इस तरह का वो लेस देन जीरो हो जाता है, ठीक है। और एंडोथर्मिक में हमेशा जो रहता है वो क्या रहता है, ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि उसने हीट क्या कर ली, अब्सॉर्ब कर ली, तो एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है। अब देखो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, ली चैटेलियर्स ये जानते समझना, LCHATLI, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल बोलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उस तरफ मूव करती है जहां पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर इस केस में, पहला वाले केस में, केस 1 के अंदर, इसको केस 1 नाम दे देते हैं और इसको केस दे देते हैं 2, केस सेकंड। देखो केस 1 में, केस 1 क्या बोलता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ मूव करती है जहां पर उसका इफेक्ट हो जाए कम। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन उस तरफ मूव करेगी, टेम्परेचर इधर ज्यादा, इधर हो जाए कम, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करती है, बैकवर्ड में। इक्विलिब्रियम के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन इस तरफ मूव करती है जहां पर उसका इफेक्ट क्या हो जाए, कम, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये तुम्हारा क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अगर इस तरफ कोई भी रिएक्शन मूव कर रही है तो ए और बी ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब वो डिसॉल्व कम हो रहा है। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, और अगर इसके सेकंड केस सेकंड, अगर रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, दिस वन इज अ एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, उस केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे। देखो ये आप लोगों का गर्म, ये आप लोगों का ठंडा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जहां पर उसका इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए या अंडू हो जाए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो आप लोगों का ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल सेटिस्फाई करता है। वापस से सुन लो, केस 1 अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इस केस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, उसका इफेक्ट जहां पर अंडू हो जाए उस तरफ रिएक्शन मूव करती है। रिएक्शन किस तरफ मूव करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, और इस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रिएक्शन किस तरफ मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नोट कर लो, यहां तक सब जने नोट कर लो। देखो बच्चों, अब आगे की बात की जाए तो अगर इफेक्ट ऑफ, पहला फैक्टर था अपना क्या, कि पहला फैक्टर क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया। दूसरा फैक्टर अपने देख लिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीसरा फैक्टर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या बोलता है, देखो प्रेशर क्या होता है, अच्छा, सॉलिड
और लिक्विड पर, बुक में एक छोटा सा स्टेटमेंट दे रखा है कि सॉलिड और लिक्विड्स पर जो होता है वो प्रेशर का इफेक्ट, भाई ये सॉलिड है, इस पर मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, कुछ चेंज आ रहा है? कोई चेंज। तो सॉलिड और लिक्विड पर प्रेशर का इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल। क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल। सीधा सीधा फंडा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है नेग्लिजिबल विद द सॉलिड और लिक्विड। बट गैस के रिस्पेक्ट में इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या रहता है? एग्जिस्ट करता है। सॉल्युबिलिटी का गैस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो अपन अब नेक्स्ट जो हेडिंग है अपन उसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या? कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैस, इसके लिए आप लोगों का हेनरीज लॉ दिया गया है। तो नेक्स्ट हेडिंग इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें बस तुम्हें बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। लेकिन गैस पर इंपैक्ट पड़ता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से सॉल्यूट और प्रेशर पे कैसे रिलेट करेगा वो भी बताता हूं मैं आप लोगों को। तो ये दोनों में तो आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में कैसे रिलेट करेगा देखो। तो नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड। क्या नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की क्या है? इसे रब कर रहा हूं, इसमें सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड। solubility of gases in liquid। अब देखो इसमें एक बहुत बेसिक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है बुक्स के अंदर। क्या? कि मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर लिक्विड डिजोल्व है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड, ऊपर से एक पिस्टन मैंने अप्लाई किया और यहाँ पे आप लोगों की जो है वो गैसेस डिजोल्व है, ठीक है। ये आप लोगों का गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो गैस के पार्टिकल में डिस्टेंस ज़्यादा है, इस पे प्रेशर लग रहा है P1, ठीक है, पिस्टन से अप्लाई हो रहा है W1, ठीक है। और नेक्स्ट वाले केस में क्या हो गया, इस तरीके से ध्यान से देखना। नेक्स्ट वाले केस में क्या हुआ, मैंने पिस्टन पे थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया, तो वो जो है आप लोगों का लिक्विड तो ऐसे कैसे ही रहा। लिक्विड में प्रेशर का इफेक्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल। अब गैसेस डिजोल्व हो रही है, मैंने पिस्टन लिया, इस पर प्रेशर लगाया, तो अपन क्या देखते हैं इस तरीके से, ये ये अपने लगाया W1 प्लस W2 लगा दिया, यहाँ पे प्रेशर मतलब W वेट ज़्यादा रख दिया, तो प्रेशर जो रहा वो इस बार क्या हो गया, P2 हो गया, और P2 जो रहे वो ग्रेटर देन P1 है। तो अपन ने क्या देखा, देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैसेस के रिस्पेक्ट में प्रेशर का क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा कंडीशन क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो आप लोगों का फिक्स रहना चाहिए। टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो आप लोगों का क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो देखो क्या देखा गया कि अगर मैं यहाँ पे कम प्रेशर लगा रहा हूँ, कम वेट लगा रहा हूँ, अगर प्रेशर यहाँ पे लेस है, तो यहाँ पे देखो गैस के पार्टिकल जो है लिक्विड के कांटेक्ट में क्या होंगे, कम आएंगे, और कम आएंगे इसका मतलब वो डिसॉल्व भी क्या होंगे। भाई मैं ऊपर से गैसेस का प्रेशर लगा रहा हूँ, गैसेस इसके अंदर जाके मिलने लग गई, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम है और यहाँ से मैं उससे 3 गुना प्रेशर लगा रहा हूँ, सेम सरफेस है, सब कुछ सेम है, तो इस बार क्या होंगे, पार्टिकल ज्यादा सरफेस पे आके इंटरेक्ट करेंगे। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा, इधर प्रेशर मैंने बहुत ज्यादा लगाया, जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक नया स्टेटमेंट निकल के आया, क्या, W1 इज ग्रेटर देन है, तो नया स्टेटमेंट क्या निकल के आया, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, क्या निकल के आया, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, यहाँ पे लिख लो इन लिक्विड, यहाँ पे लिख रहा हूं इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस।
किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर के क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, इसका मतलब जो छोटा सा सॉल्युबिलिटी जो है वो पार्शियल प्रेशर के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि S सॉल्युबिलिटी को अगर S ले लूँ तो किसके प्रोपोर्शनल हो गई? प्रेशर के। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहा तो क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट मान लो, K मान लो, ये हो गया तुम्हारा क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। कि पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, कितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएंगे, उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो ये हो गया तुम्हारा पार्शियल प्रेशर वाली बात, इसे रब कर दें। या फिर अच्छा देखो, अब आप लोगों को मोल फ्रैक्शन वाली टर्म मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी थी। मोल फ्रैक्शन वाली टर्म मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन करी थी कि जितने, अब मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उसके अंदर डिसॉल्व होंगे उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा। क्या भाई? जितने, अब मैं गैस पे प्रेशर लगा रहा हूँ तो जितने ज़्यादा उसके अंदर मोल फ्रैक्शन होंगे, किसके? गैस के, उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में हेनरी ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है। ये बुक्स में आप लोगों को ये भी दे रखा है कि स्टेटमेंट तो, और दूसरा स्टेटमेंट हेनरी के रिस्पेक्ट में इस तरीके से दे रखा है, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। क्या देखते हैं क्या स्टेटमेंट क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, क्या? पार्शियल, हेनरीज लॉ। अब तुम्हारा आता है हेनरीज लॉ की बात। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस in vapor pressure, VP मतलब वेपर प्रेशर या वेपर, पूरा लिख देता हूं, वेपर प्रेशर या वेपर फेज इज डायरेक्टली इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। कि क्या बोला गया? इस चीज को ध्यान से समझना। इस स्टेटमेंट में क्या बोला? सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर लगे उतना सॉल्युबिलिटी। या फिर मैं इस स्टेटमेंट को बुक्स में, हेनरी लॉ ने ये भी स्टेटमेंट दे रखा है आप लोगों की बुक्स में, या फिर इस स्टेटमेंट को इस तरीके से दे रखा है कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, जितना ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शन हो, या जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, P इज इक्वल टू क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन द फेज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। क्या? कि मोल फ्रैक्शन के पार्शियल, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन उसके अंदर डिसॉल्व है, जितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स अंदर डिसॉल्व है, उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर। तो इसको कैसे लिख रखा है बुक्स में? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X इज अ मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हेनरी कांस्टेंट आ गया KH इज X। देखो P इज अ पार्शियल प्रेशर, H इज अ हेनरी कांस्टेंट, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन। या फिर बुक्स में इसको घुमा फिरा के क्या बोला गया है? सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो पार्शियल प्रेशर के साथ ऐसे रिलेट करती है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। देखो इस चीज को कैसे कर सकते हैं, और इसको रब कर रहा हूं मैं नीचे वाली डेफिनेशन को। क्या? P इज इक्वल टू क्या हो गया आप लोगों का? KHX। यानी कि अगर बात की जाए X इज इक्वल टू क्या बोले? X इज अ मोल फ्रैक्शन, P अपॉन KH। कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, या देखो इसको अगर ऐसे ना करके, इसको KH अपॉन P कर देते हैं। चलो X इज इक्वल टू, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, अगर इसको ऐसे ना करके अपन ऐसे कर दें, X इज इक्वल टू X इज इक्वल टू P अपॉन KH, या फिर इसको ऐसे कर दें अपन, हाँ ठीक है, P अपॉन KH है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे, सीधा सीधा स्टेटमेंट। तो आप लोगों को हेनरीज लॉ मैंने बता दिया कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उतना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, यही आप लोगों का हेनरी लॉ है। अब इसके बीच में ग्राफ बना के बताना चाहो तो ग्राफ बना के बता दो। क्या ग्राफ बना के बताते, क्या बता सकते हैं? कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन जो है देखो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व है उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर है। तो इस तरीके से ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी,
इस तरीके से जब आप ग्राफ बनाते हो तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/x, इसको बोलते हैं tan थीटा, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, KH, या फिर इसको रिप्रेजेंट कर देंगे P/x को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द स्लोप इज इक्वल टू KH। तो इस तरीके से आप लोगों का हेनरीज लॉ एग्जिस्ट करता है। तो देखो क्या क्या हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर लगाएंगे या जितने ज़्यादा उसके मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व होता था, क्या है, पार्शियल प्रेशर। ये हेनरीज लॉ पर डिपेंड है कि गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, और आप लोगों को इसकी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।